आदर्श कुमार, मैथ मास्टर, गवर्नमेंट हाई स्कूल घसोजीन। आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने अध्याय 4, जिसका नाम आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं हैं, उसके भाग 3 को करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अब तक हमने क्या सीखा है। हमने बिंदु के बारे में पढ़ा, जिसे इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। बिंदु एक स्थिति या लोकेशन को निर्धारित करता है। इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। इसे अंग्रेजी में बड़े अक्षरों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। हम कोई भी पॉइंट लें, उसे ए, बी, सी, डी इत्यादि के द्वारा दिखा सकते हैं। उसके बाद हमने रेखाखंड के बारे में पढ़ा, जिसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। यदि हम दो बिंदुओं को लें और उसे मिलाएं, तो क्या आप बता सकते हैं P और Q को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता कौन सा था? राजू ने बताया P को Q से हम सीधा मिला सकते हैं और वही छोटा रास्ता होगा, और उसका जवाब बिल्कुल सही है। इसी को हम रेखाखंड कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, यदि हम PQ के ऊपर रेखाखंड का चिन्ह बना देते हैं, यह PQ रेखाखंड को दर्शाता है। अब हम रेखा के बारे में देखते हैं, जिसे हम लाइन कहते हैं। यदि किसी रेखाखंड को बिना किसी अंत के दोनों तरफ बढ़ा दें, तो हमें रेखा प्राप्त होगी, और इस पर लिखे हुए दो बिंदुओं को हम इसके नाम से दर्शाते हैं। यहाँ M और N लिखा हुआ है, तो हम इसे रेखा MN कहेंगे। इसके दोनों तरफ तीर का चिन्ह बना होता है। एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, जिन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, इसे हम अंग्रेजी के अक्षर X के द्वारा समझ सकते हैं, या आपस में काटती हुई सड़कों के द्वारा। जब दो रेखाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु पर काटती हैं, उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और जिस बिंदु पर ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, उसे हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। किरण, जिसे हम रे कहते हैं, इसमें हमारे पास एक तरफ तीर का चिन्ह होता है, और इसे हम दो बिंदुओं को लेकर दर्शा सकते हैं। क्या आप इसका प्रारंभिक बिंदु बता सकते हैं? आपने इसके बारे में पढ़ा था। इसका प्रारंभिक बिंदु A है। यह A से B की तरफ जा रही है, और इस पर एक तीर का चिन्ह होता है। कोण, जिसे हम एंगल कहते हैं, जब दो किरणें एक प्रारंभिक बिंदु से शुरू होती हैं, इनके बीच में कोण बनता है। कोणों के प्रकार के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। जब ये तीर के चिन्ह या किरणें एक दूसरी से दूर होती जाती हैं या विपरीत दिशा की ओर जाती हैं, तो हमारा कोण बड़ा हो जाता है। आज हम हमारे अध्याय को आगे शुरू करते हैं। आपने वक्र के बारे में पढ़ा। यदि हम कागज पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचें, इन आकृतियों को वक्र कहते हैं। आम भाषा में वक्र का अर्थ है सीधा नहीं, परंतु गणित में वक्र सीधी भी हो सकती है। यदि आप किसी छोटे बच्चे को नोटबुक पर कुछ बनाने को कहें, जिसे अक्षर बनाने का ज्ञान नहीं है, वह टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनाता है। आपके सामने जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिखाई गई है, उसमें दोनों सिरे मिले हुए नहीं हैं। इसे हम खुली वक्र कहते हैं। यदि हम कोई भी सिरा खुला न छोड़ें, तो इसे हम बंद वक्र कहते हैं। यहां आपके सामने एक खुली वक्र और एक बंद और वक्र दिखाई गई है। यह हमारी सरल वक्र है। जब कोई भी वक्र स्वयं को ना काटे, तो उसे हम सरल वक्र कहते हैं, और जब वक्र स्वयं को काटती है, तो उसे हम सरल वक्र नहीं कहते हैं। अब हम तीलियों के प्रतिरूप को देखते हैं।
यहां हमने दो तीलियां ली हैं। यदि हम पेंसिल से इस प्रकार के रेखाखंड बनाएं तो आप देखेंगे इसमें एक सिरा खुला है, यह बंद आकृति नहीं है। यदि हम तीन तीलियां लेकर इस प्रकार की आकृति बनाएं तो वह भी हमारी खुली आकृति है, जो एक खुली वक्र को दर्शाती है। परंतु यदि हम इस प्रकार तीन तीलियां रखें तो वह हमारी एक बंद आकृति को दर्शाती है। यह हमारा जो अंतर बना है, तीन तीन तीलियां हमने जब लेकर देखी, एक में खुली वक्र बनी है और एक में बंद वक्र बनी है। यह हमारे बने हुए कोणों के अंतर के कारण है। अब हम चार तीलियों से प्रतिरूप देखते हैं। सबसे पहले हमने चार तीलियों को इस प्रकार रखा। यह भी हमारा एक बंद वक्र है और रेखाखंडों से बनी हुई बंद वक्र को हम बहुभुज कहते हैं। जब हम तीलियों को दूसरे तरीके से रखते हैं, जिसमें हम इनके बीच के कोण को अलग प्रकार से बनाते हैं, तो हम कुछ इस प्रकार की आकृति बना सकते हैं। आप देख सकते हैं, जब हमने तीन तीन तीलियां ली तब हमारी अलग प्रकार से आकृति बनी, और जब चार चार तीलियों की आकृति ली और कोणों को अलग ढंग से बनाया तो हमारी आकृतियां अलग अलग बनी। अब हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे, जिसे हम इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। तीन रेखाखंडों से बनी बंद वक्र बहुभुज कहलाती है, और तीन यदि हम रेखाखंड लेते हैं, उस बहुभुज को हम त्रिभुज कहते हैं, जैसा कि अभी हमने तीलियों के प्रतिरूप में देखा था। यहां हमारे पास तीन रेखाखंडों से बनी हुई एक त्रिभुज है, जिसमें हमने बिंदुओं को ए, बी और सी से दर्शाया है। त्रिभुज का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें, त्रि का मतलब है तीन, भुज से अभिप्राय है भुजा, यानी त्रिभुज में हमारे पास तीन भुजाएं होती हैं। यहां हमारे पास ए बी, बी सी और ए सी भुजाएं हैं। जिन रेखाखंडों से यह त्रिभुज बनी है, वही रेखाखंड इसकी भुजाएं कहलाते हैं। यदि हम इंग्लिश में इस शब्द को देखें, ट्रायंगल ट्राई जमा एंगल से बना है, जिसका अभिप्राय है तीन कोण, यानी त्रिभुज में हमारे पास कोणों की संख्या तीन होती है। कोण ए, कोण बी और कोण सी इस दी हुई त्रिभुज के तीन कोण हैं। यदि हमें एक त्रिभुज दी हुई है तो हमें इसकी तीनों भुजाओं और तीनों कोणों की जानकारी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें इसके तीन शीर्षों के बारे में भी पता होना चाहिए। जो बिंदु हमें दिए हुए हैं, यहां बिंदु ए, बी और सी त्रिभुज के शीर्ष हैं। यदि हम कागज पर एक त्रिभुज बनाते हैं, क्या आप बता सकते हैं यह कागज को कितने भागों में विभाजित करती है? यहां हमारे पास एक त्रिभुज बनी हुई है। आप कागज या बोर्ड को एक समतल का आकार मान सकते हैं और आपको बताना है कि यह कितने भागों में विभाजित होता है। सबसे पहला हमारे पास है त्रिभुज का अभ्यंतर या इंटीरियर पार्ट। हमने रेखाखंडों के अंदर के भाग को रंग दिया है, यही हमारा त्रिभुज का अभ्यंतर भाग है। आप देख सकते हैं, और यदि हम इसके अंदर एक पॉइंट लिखते हैं तो हम कहेंगे पॉइंट ए त्रिभुज के अभ्यंतर या इंटीरियर भाग को दर्शाता है और यह त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित है। त्रिभुज का बहिर्भाग, जिसे एक्सटीरियर पार्ट कहते हैं, रेखाखंडों से बना भाग जो हमारा था उससे बाहर का भाग त्रिभुज का बहिर्भाग होता है। आप यहां रेखाखंडों से बाहर कोई भी पॉइंट लिखेंगे वह त्रिभुज के बहिर्भाग में होगा। त्रिभुज की परिसीमा या बाउंड्री, जिन रेखाखंडों से हमारी त्रिभुज बनी है उस रेखाखंड पर यदि हम कोई भी पॉइंट दर्शाते हैं, जैसा कि यहां पॉइंट सी दर्शाया गया है,
वह त्रिभुज की सीमा या बाउंड्री पर स्थित होगा। इस प्रकार हम देखते हैं किसी भी तल को कोई भी 2D आकृति जो है वो 3 भागों में विभाजित करती है। अब हम कुछ प्रश्न करेंगे। त्रिभुज ABC का एक रफ चित्र खींचिए। इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P अंकित कीजिए और उसके बहिर्भाग में एक बिंदु Q अंकित कीजिए। बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में। सबसे पहले हम त्रिभुज ABC का एक रफ चित्र बनाएंगे जिसमें 3 बिंदु लेंगे और उनको मिलाएंगे। इस प्रकार हमारा त्रिभुज ABC बनेगा और उसके अभ्यंतर में एक बिंदु P हम लेंगे और एक बिंदु बहिर्भाग में लेंगे जो कि हमें Q दिया हुआ है। अब हमें बताना है बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, बिंदु A न इसके अभ्यंतर में होगा ना ही बहिर्भाग में, यह इसकी परिसीमा या बाउंड्री पर स्थित होगा। अब हम चतुर्भुज, जिसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। हमारी जो बहुभुज थी वह रेखाखंडों से बनी बंद वक्र होती है। 4 भुजाओं वाला बहुभुज एक चतुर्भुज कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ABCD हमारा एक चतुर्भुज है क्योंकि इसमें 4 रेखाखंड हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 4 शीर्ष और 4 कोण होते हैं। जिस प्रकार हमने त्रिभुज की भुजाएं, शीर्ष और कोण लिखे थे, आपको इस चतुर्भुज के कोण, भुजाएं और शीर्ष लिखने हैं। इसके अतिरिक्त चतुर्भुज के सम्मुख कोणों को मिलाने पर प्राप्त 2 रेखाखंडों को हम विकर्ण कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे? हमारे पास कुल 4 कोण हैं और 2 युग्म हमारे पास सम्मुख कोणों के बनेंगे। सोचिए, 2 विकर्ण होंगे, बिल्कुल सही जवाब है। एक विकर्ण हमारा B को D से मिलाने पर बनेगा, विकर्ण BD, और एक विकर्ण हमारा कोण A को कोण C से मिलाने पर बनेगा, विकर्ण AC। विकर्ण AC और BD हमारे दिए हुए चतुर्भुज के 2 विकर्ण होंगे। अब हम दी हुई चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं देखेंगे जिसे हम अपोजिट साइड्स कहते हैं। AB हमारी एक भुजा है और यदि आप उसके सम्मुख भुजा को देखना चाहें तो वह DC होगी। और दूसरी भुजा हमारे पास AD है जिसकी सम्मुख भुजा हमारे पास BC होगी। सम्मुख कोणों की यदि हम बात करें, सबसे पहले हम कोण A के सम्मुख कोण C को देख सकते हैं और उसके बाद कोण B के सामने हमारे पास कोण D है, यह हमारे सम्मुख कोण होंगे। आसन भुजाएं, जिन भुजाओं में एक उभयनिष्ठ हमारा कोण होता है, AB और BC हमारी आसन भुजाएं हैं। बिंदु B इनमें उभयनिष्ठ है। इसके अतिरिक्त हमारे पास CD और DA आसन भुजाएं हैं। यहां हमारे पास बिंदु D उभयनिष्ठ है। या हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, AB की आसन भुजा हमारे पास AD होगी क्योंकि बिंदु A इनमें उभयनिष्ठ है, और CB की उभयनिष्ठ बिंदु हमारे पास C है और उसकी आसन भुजा हमारे पास CD होगी। अब हम आसन कोणों की बात करते हैं। कोण A और कोण B हमारे आसन कोण होंगे। इनमें उभयनिष्ठ भुजा हमारी AB है। जो आसन कोण होंगे उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ होगी। इसी प्रकार हमारे पास कोण C और कोण D हमारे आसन कोण होंगे। भुजा CD हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। या हम कह सकते हैं कोण A और कोण D हमारे आसन कोण होंगे। भुजा AD हमारी उभयनिष्ठ भुजा है और कोण C और कोण B भी हमारे आसन कोण होंगे। इसमें BC हमारी उभयनिष्ठ भुजा है।
चतुर्भुज PQRS का रफ चित्र खींचिए, इसके विकर्ण खींचिए, इनके नाम लिखिए। क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है? सबसे पहले हम एक चतुर्भुज लेंगे जिसका नाम PQRS रखेंगे। अब हमें इसके विकर्ण खींचने हैं। सबसे पहले हम बिंदु P को बिंदु R से मिलाएंगे, हमारे पास PR विकर्ण बनेगा। उसके बाद बिंदु Q को बिंदु S से मिलाने पर हमारे पास विकर्ण QS बनेगा। अब आप इसके विकर्णों के नाम लिख सकते हैं। PR और QS हमारे विकर्ण होंगे। विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु यदि हम देखें तो आप देख सकते हैं दोनों ही विकर्ण एक दूसरे को चतुर्भुज के अभ्यंतर भाग में प्रतिच्छेद करते हैं। हम कह सकते हैं बिंदु O हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है। चतुर्भुज KLMN का एक रफ चित्र खींचिए और बताइए सम्मुख भुजाओं के दो युग्म। सबसे पहले हमने KLMN एक रफ चित्र खींचा है और अब हम देखते हैं KL के सामने की भुजा हमारी MN है, तो KL और MN हमारी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म होगा। इसी प्रकार यदि हम देखें KN भुजा जो दी हुई है उसके सामने हमारी दूसरी भुजा LM है, तो KN के साथ हमारी सम्मुख भुजा ML होगी। इसी प्रकार सम्मुख कोणों के युग्म हमें लिखने हैं। क्या आप आकृति में कोणों के नाम बता सकते हैं? हमारे पास 4 कोण हैं, कोण K, कोण L, कोण M और कोण N। आप इस प्रकार इन कोणों को दर्शा सकते हैं। अब हम सम्मुख कोणों के युग्म लिखते हैं। कोण K और कोण M हमारे सम्मुख कोणों का युग्म है। इसी प्रकार कोण L और कोण N हमारा सम्मुख कोणों का युग्म है। आसन भुजाओं के युग्म यदि हमें लिखने हैं, KL भुजा की आसन भुजा हमारी KN है, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। और हमारे पास NM भुजा की आसन भुजा ML है। या हम कह सकते हैं KL की आसन भुजा हमारे पास LM है और NM की आसन भुजा हमारे पास NK है। आसन कोणों के यदि हम युग्म की बात करें, कोण K और कोण L हमारे आसन कोण हैं, कोण M और कोण N भी हमारे आसन कोण हैं। या हम कह सकते हैं कि कोण K और कोण N तथा कोण M और कोण L हमारे आसन कोण हैं। आइए अब हम देखते हैं कि आपको इससे संबंधित क्या होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक त्रिभुज ABC दी हुई है जिसे रेखाखंड AD 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है। आपको इस आकृति में बनी 3 त्रिभुजों के नाम लिखने हैं, 7 कोणों के नाम लिखने हैं और इस आकृति में 6 रेखाखंडों के नाम लिखने हैं। आपको बताना है कि इन 2 त्रिभुजों में कोण भी उभयनिष्ठ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक चतुर्भुज दी गई है। आपको इस चतुर्भुज के कोण, भुजाएं और विकर्ण ज्ञात करने हैं। धन्यवाद।